नमस्कार, मैं हूं प्रशांत चुरहे। सेहत के लिए कोरोना इस समय सबसे बड़ा खतरा बन चुका है और इसीलिए कोरोना के इस कहर से बचने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम मास्क पहनें। न्यूज़ 18 भी आपसे यही अपील करता है कि आप मास्क पहने, 2 गज की दूरी का जरूर ध्यान रखें। न्यूज़ 18 ने तो बाकायदा इसके लिए एक मुहिम भी शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया। न्यूज़ 18 आप सभी से अपील करता है कि आप मास्क पहने, क्योंकि कोरोना से इस लड़ाई में इस वक्त ये मास्क ही सबसे बड़ा हथियार है। $140 लगा हुआ, आप लोग क्यों बाहर लगे? खाना है, पेट के लिए निकलना पड़ेगा ही। उत्तर प्रदेश के नोएडा से एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है और खबर यह है कि दिल्ली से नोएडा आने वाले लोगों को अब रैंडम टेस्ट के लिए जाएंगे और ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि कोरोना को फैलने से और रोका जा सके। इसके अलावा नोएडा में कोरोना कर्फ्यू का समय भी बढ़ा दिया गया है। लिखित में जो शासन का जो निर्देश आएगा, अभी लखनऊ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा टाइम और शीघ्र करने के लिए जो मीडिया के मित्रों से ही ये प्राप्त हुआ है, उसका जो भी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा टाइम निर्धारित किया जाएगा, उसका यहाँ भी सख्ती से रात्रि कर्फ्यू लागू किया जाएगा। सख्त फैसले लिए गए हैं। दिल्ली से हमारे सहयोगी आनंद तिवारी इस वक्त सीधे जुड़ रहे हैं, रवि सिंह भी मौजूद हैं और आशीष दीक्षित मुंबई में मौजूद हैं, लेकिन साथ ही साथ मनोज भी। लेकिन एक जो सबसे अहम बात है वो ये कि अब सीमा पर निगरानी बढ़ाई जा रही है। आनंद तिवारी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आनंद, अब जिस तरह के फैसले लिए जा रहे हैं सीमा पर कि नोएडा और दिल्ली में आने जाने पर सख्ती होगी, दाखिल होने पर उनकी जांच पड़ताल भी होगी, एहतियात और बढ़ाई गई है, लेकिन इसके साथ साथ और क्या उपाय किए जा रहे हैं? जी देखिए प्रशांत, बीच में जब भी कोरोना अपने पीक पर रहा है, नोएडा ने ये पहल करी है। नोएडा प्रशासन ने सख्ती से जो कोरोना गाइडलाइन है उसे पालन कराने के लिए बिल्कुल जो प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करने के लिए लोगों को कहा है। और इसी में अब 11 घंटे का नाइट कर्फ्यू जो है वो नोएडा में रहेगा, यानी रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक जो कोरोना कर्फ्यू, जिसे पीएम ने बोला है कि कोरोना कर्फ्यू कहें, वो नाइट कर्फ्यू रहेगा। और जाहिर तौर पर रैंडम जो टेस्ट है वो भी अब नोएडा में किए जाएंगे। दिल्ली से जो लोग भी नोएडा में प्रवेश कर रहे हैं उनका रैंडम टेस्ट किया जाएगा। इसके अलावा जो दवाइयों की कालाबाजारी है उसको रोक लगाने के लिए भी नोएडा प्रशासन ने सख्त कदम उठाने के लिए कहा है और जो बेड्स है उसकी क्षमता भी बढ़ाई गई है। तो नोएडा प्रशासन, नोएडा पुलिस पूरी तरह से एक फुल प्रूफ प्लान की तहत काम कर रही है। जिस तरह से भयावह रूप ले रहा है कोरोना, उसको देखते हुए नोएडा प्रशासन ने अपनी हर संभव तैयारियां की हैं ताकि लोगों को, मरीजों को बेड मिल सके और रैंडम टेस्ट हो चुके, ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग हो। इसके अलावा जो टीकाकरण अभियान है उसमें भी तेजी लाने के लिए जो सूबे के मुख्यमंत्री है उन्होंने पहल करी है और अपने तमाम महत्वद अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो वैक्सीनेशन करवाएं और उसके लिए प्रशासन भी जो है वो बढ़ चढ़कर हिस्सा ले। जी, अब ये सख्ती भी बढ़ाई जा रही है, लेकिन कोरोना के बढ़ते संकट के बीच दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू का भी ऐलान कर दिया गया है। ये वीकेंड कर्फ्यू शुक्रवार रात 10 बजे से शुरू होगा और सोमवार 6 बजे तक जारी रहेगा। ये फैसला तब हुआ है जब दिल्ली में कोरोना ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए 17,000 से भी ज्यादा नए कोरोना केस सामने आए हैं और ये अब तक का रिकॉर्ड है। वीकेंड कर्फ्यू को लेकर के अरविंद केजरीवाल ने भी ऐलान किया कि जरूरी सेवाओं को इसमें छूट दी जाएगी। जिनकी शादियों की तारीख पहले से तय है उन्हें पास दिया जाएगा अपने उस कार्यक्रम के लिए, लेकिन मॉल, जिम, स्पा, ऐसी तमाम चीजें अगले आदेश तक के बंद रहेगी। सिनेमा हॉल की कैपेसिटी के 30% के साथ ही चलाए जा सकेंगे और लगातार हिदायतें दी जा रही है कि आप कोरोना नियमों का पालन करें। और इसी कड़ी में आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आदेश दिया कि मॉल, स्पा, जिम अगले आदेश तक बंद रखे जाएंगे। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार को रोकने के लिए दिल्ली सरकार ने एक बड़ा फैसला किया। कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया है। 16 अप्रैल से रात 10 बजे से वीकेंड कर्फ्यू लागू होगा और इस दौरान शहर में सभी मॉल, जिम, स्पा, थिएटर बंद रखे जाएंगे। बाहर से आने वाले लोगों को टिकट दिखाकर ही आगे यात्रा करने की इजाजत होगी। इसके अलावा शादी समारोह के लिए कर्फ्यू पास भी जारी किया जाएगा दिल्ली सरकार की ओर से।
स्थिति जैसे हम देख रहे हैं, रोज़ केसेस बढ़ते जा रहे हैं, रोज़ केसेस बढ़ते जा रहे हैं। इस स्थिति को कंट्रोल करने के लिए दिल्ली सरकार ने कुछ निर्णय लिए हैं। आज एलजी साहब के साथ मीटिंग हुई थी और सब ने मिलके ये निर्णय लिए हैं कि वीकेंड के ऊपर कर्फ्यू दिल्ली के अंदर लगाया जाएगा। इसका कारण ये है कि लगभग हफ्ते के दौरान, वर्किंग डेज़ के दौरान आदमी को अपनी कमाई करने के लिए जाना होता है, आदमी को अपने काम पे जाना होता है। लेकिन वीकेंड में अक्सर जो लोग निकलते हैं वो अपने एंटरटेनमेंट के लिए या दूसरी एक्टिविटीज़ के लिए निकलते हैं, जो कि कर्टेल की जा सकती है, जो कि जिसके ऊपर अंकुश लगाया जा सकता है। उससे बहुत ज़्यादा लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसीलिए चेन तोड़ने के लिए वीकेंड के ऊपर, ताकि लोग ज़्यादा संपर्क में ना आए, वीकेंड के ऊपर कर्फ्यू लगाया जा रहा है। रवि सिंह हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। रवि, ये बात खुद मुख्यमंत्री ने कही है कि जो लोग इस बात का ध्यान दे सकते हैं कि बेवजह अगर बाहर निकलने की जरूरत नहीं तो ना निकले, लेकिन जब इसे नहीं मान रहे थे लोग, लापरवाही बढ़ती चली जा रही थी, तो ये सख्त कदम उठाया गया है। लेकिन इसके साथ साथ किस तरह की और सख्ती देखने को मिल सकती है? प्रशांत, देखिए, यही सब चीजें धीरे धीरे करके एक साल पहले भी हुई थी। अब बैक टू बेसिक की तरफ हम लोग जा रहे हैं। शुरुआत नाइट कर्फ्यू, इसके अलावा अब वीकेंड कर्फ्यू और तमाम ऐसे कर्फ्यू लग रहे हैं। एक समय था कि जनता कर्फ्यू लगा था, उसके बाद सीधे 21 दिन का कर्फ्यू लगा था, लॉकडाउन लग गया था, और अब नाइट कर्फ्यू और वीकेंड कर्फ्यू लग रहा है। स्पा, मॉल, जिम, ये तमाम चीजें बंद करने के आदेश दिल्ली में दिए गए हैं। महाराष्ट्र में पहले इसी सरकार ने सख्ती दिखाई है। तो उन राज्यों में अब ये तमाम चीजें करना बेहद जरूरी है। जरूरी इसलिए है कि चेन ऑफ ट्रांसमिशन, जो सरकार बार बार, केंद्र सरकार और स्वास्थ्य मंत्रालय कहती है कि चेन ऑफ ट्रांसमिशन, उसको ब्रेक करना बहुत जरूरी है कि एक दूसरे से संक्रमण का जो खतरा होता है वो कम से कम वो ना हो, एक दूसरे से संपर्क कम हो, और जो कोविड के प्रोटोकॉल हैं उसको माना जाए। तो यही वजह है कि दिल्ली सरकार ने ये तमाम निर्णय लिया है। स्कूलों और जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हैं उसको लेकर पहले से ही आदेश दिया गया था, लेकिन अब ये धीरे धीरे इन चीजों पर भी सख्ती क्योंकि बढ़ती लोग जा रही है लापरवाही और लगातार बरत रहे हैं, इसलिए सख्तियां भी अब बढ़ाई जा रही है। दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू का जेडीयू ने भी स्वागत किया है। उन्होंने दिल्ली में कोरोना से हालात को चिंताजनक भी बताया। दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू लगाने का फैसला दिल्ली सरकार ने किया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जेडीयू के नेता केसी त्यागी हैं। दिल्ली सरकार ने वीकेंड कर्फ्यू लगाने का फैसला कर लिया। इसके अलावा मॉल, जिम, स्पा भी बंद रहेंगे अगले आदेश तक। कैसे देखते हैं? दिल्ली में हालत गंभीरता की तरफ जा रहे हैं। अस्पतालों में भीड़ बढ़ गई है, शमशान घाट में लंबी लाइन लगी हुई है, कई जगहों पर ऑक्सीजन की कमी के भी समाचार मिले हैं, और इस संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए दिल्ली सरकार के द्वारा उठाए गए इन सख्त कदमों का हम स्वागत करते हैं। स्थिति भयानक है और भी ज़्यादा फैलने की संभावना है, इसलिए प्रदेश के हित में, जनता के हित में ये कदम बहुत आवश्यक है। इस कदम को सबसे ज्यादा जरूरी भी बताया जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ दिल्ली में ही इस तरह की दिक्कतें आ रही है, बल्कि कई और राज्यों में भी इस तरह की दिक्कत बढ़ती चली जा रही है, और महाराष्ट्र उन्हीं में से एक है। कई शहरों में यह दिक्कत बढ़ रही है। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, उत्तर प्रदेश में कोरोना का कहर बढ़ता चला जा रहा है। 24 घंटे में 22,000 से ज्यादा मामले सामने आए, और इसीलिए यूपी बोर्ड की परीक्षा भी टाल दी गई है। 10वीं 12वीं की बोर्ड की परीक्षाएं टाल दी गई है। आगे फैसला लिया जाएगा कि ये परीक्षाएं कब और कैसे होंगी, लेकिन उत्तर प्रदेश में कोरोना का कहर बढ़ता चला जा रहा है। 22,439 नए केस 24 घंटे के भीतर सामने आए। अजीत हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। अजीत, अब ऐसे में जबकि रिकॉर्ड तोड़ आंकड़ा सामने आ रहा है, बोर्ड की परीक्षाएं टाल दी गई है, किस तरह के सख्त कदम उठाने के और बात कही गई है? देखिए, बिल्कुल प्रशांत, जिस तरह से कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं उसके लिए सरकार एक के बाद एक फैसला ले रही। पहले बोर्ड की परीक्षाओं को टाल दिया गया, उसके बाद 10 शहरों में नाइट कर्फ्यू का जो वक्त है वो बढ़ा दिया गया, 11 घंटे कर दिया गया। इसके अलावा अब जितने भी कमांड सेंटर हैं, इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर हैं, उनकी रोज अपग्रेड किया जा रहा है। राजधानी लखनऊ में ही आज ऋतु सुहास को एक नए कोविड कंट्रोल सेंटर की जिम्मेदारी दी गई है। तो जिस तरह केसेस बढ़ रहे हैं उसको लेकर लगातार सरकार काम कर रही है।
इतनी ज्यादा 5,000 से केसेज रोज अकेले राजधानी लखनऊ में आ रही है। आंकड़ा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। सरकार उसको लेकर आज कई बड़े दिशा निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से जारी की गए हैं। बैठक की गई है कि बेड बढ़ाए जाएं, ऑक्सीजन के जो सिलेंडर है वो बढ़ाए जाएं, डॉक्टरों की संख्या बढ़ाई जाए। लेकिन जिस तरह से एक कम्युनिटी स्पिरिट की तरफ बढ़ रहा है प्रदेश देश, उसको लेकर काफी मंथन चल रहा है और जो टीमें हैं वो लगातार गठित की जा रही। आज 3 बड़े फैसले किए गए, एक तो अस्पतालों के लिए, दूसरे जो स्कूल बंद किए गए और नाइट कर्फ्यू का जो समय सीमा वो बढ़ाई गई है। प्रधान, ये बड़े फैसले किए गए क्योंकि उत्तर प्रदेश में मामले बढ़ते चले जा रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के अलावा महाराष्ट्र एक ऐसा प्रदेश है जहां सबसे बड़ी तादाद में कोरोना के मरीज सामने आ रहे हैं और उनमें नागपुर में भी अब कोरोना से हालात बद से बदतर होते चले जा रहे हैं क्योंकि वहां अस्पतालों में अब बिस्तरों की कमी पड़ने लगी है, बेड कम पड़ने लगे हैं। एक बेड पर 2-2 मरीजों को लिटाकर इलाज करना पड़ रहा है ताकि किसी भी कोरोना मरीज को वापस ना भेजना पड़े। अस्पताल में बेड ना मिलने की वजह से कईयों को तो दर-दर की ठोकरें भी खानी पड़ रही। लेकिन कभी कभी आप देखिए अभी इतने पेशेंट है, बाहर भी जगह नहीं है तो पेशेंट एक साथ सब आ जाते हैं। लेकिन हमारा प्रायोरिटी है कि उसको ट्रीटमेंट करना जरूरी है, उसको ऑक्सीजन जल्दी मिलना जरूरी है। ऐसे इसमें कभी कभार एक आधे बेड पे हो सकता है लेकिन उसको ट्रीटमेंट मिल जाती है और तुरंत 15-20 मिनट में वो पेशेंट का मैनेजमेंट करके हम जो वार्ड है वहाँ पे शिफ्ट करते हैं। आशीष दीक्षित हमारे सहयोगी हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। आशीष, अब कई और ऐसे शहर महाराष्ट्र के जहां दिक्कत बढ़ती चली जा रही है, क्या कहना है महाराष्ट्र सरकार का? कैसे इस पर लगाम लगेगी और व्यवस्था और लोगों को पूरा उपचार कैसे मिल पा रहा है? साफ तौर पर प्रशांत आपको बताना चाहेंगे ये जो हालात हैं ये केवल नागपुर के नहीं हैं, तो देश की आर्थिक राजधानी माने जाने वाले मुंबई में भी यही हाल है। लोगों को बेड्स नहीं मिल रहे हैं। बीएमसी द्वारा 24 वार्ड्स के लिए 24 नोडल ऑफिसर्स नियुक्त किए गए हैं और वॉर रूम्स बनाए गए हैं हर वार्ड में, ताकि अगर आपको किसी पेशेंट को एडमिट करना है तो आपको उस नंबर पे फ़ोन करके संपर्क करना होगा। इस समय हम मौजूद हैं प्रशांत CSMT स्टेशन पर, जहां पर आपको ये तस्वीर अमूमन कभी नज़र नहीं आएगी। सख्ती यहां पर की गई है, नियमों का पालन यहां पर किया जा रहा है। आमतौर पर वीकडेज होने की वजह से ये पीक आवर्स होता है जब लोग दफ्तर से निकल के अपने घरों की तरफ जाते हैं। आमतौर पर यहाँ पैर रखने तक की भी जगह नहीं होती है, लेकिन आज का नज़ारा ही बिल्कुल कुछ और है। इसका कारण हम आपको प्रशांत बताना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पर जितने भी गेट्स हैं CST स्टेशन के वो बंद कर दिए गए हैं। केवल एक जो मेन गेट है वो शुरू है और यहाँ पर पुलिस का बंदोबस्त आप देख सकते हैं कि हर आने जाने वाले जो शख्स है उससे उसका ID कार्ड देखा जा रहा है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने ये आदेश दिए हैं कि केवल अत्यावश्यक सेवा में आने वाले जो लोग हैं वही सिर्फ लोकल ट्रेनों में ट्रैवल कर लेकिन पाएंगे। यही सवाल है कि जब सिर्फ जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को ही राहत मिल रही है, उसके बावजूद इतनी बड़ी तादाद में लोग यहां पर अभी भी जुटते दिखाई दे रहे हैं। आवाजाही चालू है और तरह तरह की अनाउंसमेंट भी करके लोगों को अलर्ट करने की कोशिश भी की जा रही है। इसके अलावा कई और ऐसे प्रदेश हैं जहां ये दिक्कत बढ़ती चली जा रही है और मध्य प्रदेश उन्हीं में से एक है। मध्य प्रदेश में भी अब कोरोना महामारी की वजह से लोगों की मौत का आंकड़ा बढ़ते चला जा रहा है। लेकिन मौत पर ही मध्य प्रदेश के पशुपालन मंत्री प्रेम सिंह पटेल का एक विवादास्पद बयान सामने आया है। उन्होंने ये बयान उस वक्त दिया जब वो बड़वानी के दौरे पर थे और इस दौरान उन्होंने अस्पताल में कोरोना के लिए की गई व्यवस्थाओं का जायजा लिया और जरूरी निर्देश भी दिए। लेकिन बाद में उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान कोरोना से होने वाली मौतों पर एक बेतुका सा बयान दे दिया। डॉक्टरों को दिखाएं, इलाज करवाएं, क्योंकि हर जगह डॉक्टरों की व्यवस्था की गई है। और मरना तो एक क्या है कि जो आप बता रहे हैं कि रोज ही ना मर रहे हैं, अब मरने का क्या है, उम्र हो जाती है उसको तो मरना भी पड़ता है। इस विवादास्पद बयान के बाद पशुपालन मंत्री प्रेम सिंह पटेल के इस विवादास्पद बयान के बाद कांग्रेस नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने उन्हें घेर लिया है। इनकी उम्र हो जाती है, उनको जाना पड़ता है, ये सही है, पर कोविड के कारण जाना पड़ता है, इसका जवाब नहीं है। इसीलिए ये कोविड टेस्टिंग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि तब खुलासा हो जाएगा। ये टेस्टिंग आज मध्य प्रदेश में महाराष्ट्र की तुलना में 20% है। टेस्टिंग बंद कर रहे हैं ये, क्योंकि ये चाहते नहीं है इनकी असफलता का, इनकी लापरवाही का खुलासा हो।
मनोज हमारे सहयोगी भोपाल से जुड़ रहे हैं। मनोज, अगर अब मंत्री महोदय इस तरह का विवादास्पद बेतुका बयान देंगे तो विपक्ष तो उन्हें घेरेगा ही। क्या ये आरोप विपक्ष का है कि दरअसल व्यवस्था पर जो नाकामी है उस पर पर्दा डालने के लिए इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं? वाकई, क्योंकि जिस तरह से मंत्री ने बयान दिया कि आप सेंधवा, खासतौर पे आप उस इलाके में हैं जो सबसे पहले मध्य प्रदेश में कोरोना की इस दूसरी लहर का कहर महाराष्ट्र से लगे इसी इलाके में आया था। सेंधवा महाराष्ट्र से लगी हुई मध्य प्रदेश की सीमा है। तो सवाल यही है कि मंत्री जाते हैं, अस्पताल में जाते हैं, देखते हैं और उसके बाद कहते हैं कि मौत की एक वजह तो उम्र भी होती है। ये तो एक सार्वभौमिक सत्य है, मतलब एक यूनिवर्सल ट्रुथ में आप कौन सी नई बात जोड़ रहे हैं। सवाल तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि कोरोना की वजह से रोजाना कितनी सारी मौतें हो रही है। रिपोर्टर का सवाल था, जिसके जवाब में वो कह रहे हैं कि मौत की तो उम्र हो जाती है तब भी मौत होती है। तो इस सवाल को लेकर कांग्रेस ने भी घेरा। हालांकि सरकार के जो मंत्री हैं, सरकार की तरफ से सफाई आई है कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। उनके कहने की मंशा यानी उनका जो भाव था वो नहीं था। तो यानी अब इसके बाद अब ये होता है कि मंत्री जी का पहले बयान लीजिए, उसके बाद दोबारा उनसे पूछिए कि आपके कहने की मंशा क्या है, आपका भाव क्या है। लेकिन यहां बड़ी तादाद में लोगों की जान जा रही है, इसकी गंभीरता को अब हर किसी को समझना होगा। देश भर में कोरोना का संकट अब विकराल होता चला जा रहा है, जिसमें सबसे ज्यादा बुरी हालत महाराष्ट्र की है। बीते 24 घंटे के अंदर ही 58,000 से ज्यादा मरीज सामने आए हैं महाराष्ट्र में। कोरोना की खतरनाक रफ्तार को देखते हुए राज्य में 15 दिनों के लिए अब कोरोना कर्फ्यू लगा दिया गया, आज जिसका पहला दिन है। महाराष्ट्र में पुलिस सख्ती भी कर रही है, लेकिन लोग हैं कि लापरवाही से बाज नहीं आ रहे हैं। महाराष्ट्र में कोरोना की बेकाबू रफ्तार, एक दिन में 58,952 नए मरीज, जबकि 278 लोगों की मौत। पाबंदियों के बीच लापरवाही चरम पर, सूनी सड़कें, दुकानों पर लटके ताले और हर तरफ सन्नाटा। मुंबई में आज की सुबह जब ऐसी खामोशी से हुई तो उम्मीद लगी कि राज्य में कर्फ्यू से कोरोना पर काबू पाया जा सकता है, लेकिन ये उम्मीद टूटते देर नहीं लगी जब सुबह सुबह दहीसर चेक नाके पर 2 किलोमीटर लंबा जैम लग गया। राज्य में कोरोना कर्फ्यू का आज पहला ही दिन है, लेकिन लोग बड़ी तादाद में घर से बाहर निकले तो पुलिस ने भी सख्ती से जांच अभियान शुरू कर दिया। ट्रैफिक देखिए, इतने गंभीर समय में भी लोग किस तरीके से सड़कों पर हैं, उसका नज़ारा आप देखिए। दहीसर चेकनाका के पास इस चेकिंग के चलते करीब 2 किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है और लोग अपने घरों से निकले हुए हैं अपने ऑफिस से दफ्तर जाने के लिए। फिलहाल मुंबई पुलिस से जुड़े लोग चेक कर रहे हैं कि जो लोग दफ्तर या घरों से बाहर निकले हैं वो क्या सही में अत्यावश्यक सेवा से जुड़े लोग हैं या फिर जानबूझकर सड़क पर निकले हुए हैं। इसका तलाशी किया जा रहा है और उसके बाद जो सही व्यक्ति नहीं मिल रहा है उससे मुंबई के भीतर नहीं छोड़ा जा रहा है और उन्हें उनके घर लौटने के लिए कहा जा रहा है। मुंबई में लोग सड़कों पर तो दिखे ही, उधर सब्जी मंडी में लोगों की भारी भीड़ ही टूट पड़ी। दादर सब्जी मंडी में लोग नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाते दिखे। सोशल डिस्टेंसिंग और धारा 144 का मतलब तो जैसे लोग जानते ही नहीं। 144 की धारा लगाने का मतलब होता है कि 5 लोग से ज्यादा एक जगह पे इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। लेकिन इस समय हम मुंबई के दादर सब्जी मार्केट इलाके में और देखिए यहाँ पे किस तरीके से धारा 144 की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। बाकायदा जो लोग हैं बड़ी तादाद में यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और जो सीएम उद्धव ठाकरे बार बार लोगों से गुजारिश कर रहे थे कि जो 15 दिन का जो जनता कर्फ्यू है उसे वो स्ट्रिक्टली फॉलो करें, लेकिन हालात मुंबई के दादर सब्जी मार्केट के ऐसे दिखते नहीं हैं। मुंबई के पास भिवंडी में भी सब्जी मंडी से हैरान करने वाली तस्वीरें आई। लोगों की ऐसी भीड़ में कोई भी नियमों का पालन करता नहीं दिखा, न सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान और न ही धारा 144 की फिक्र। लोगों की लापरवाही का ये आलम सिर्फ मुंबई का ही नहीं है, पुणे और सोलापुर जिले में भी लापरवाही ऐसी कि जैसे कोरोना जैसी कोई चीज ही ना हो। सरकार ने तो बोला, पुलिस ने बोला कोई बाहर नहीं निकले। 144 धारा 144 आदमी खाएगा क्या करेगा बताइए? पेट के लिए अगर खाएगा भी नहीं तो भी तो आदमी मर जाएगा। तो रोज का खाना रोज का करना तो करना ही पड़ेगा ना। लोगों की ऐसी दलीलें समझने के लिए काफी है कि महाराष्ट्र में कोरोना का महासंकट क्यों खड़ा हुआ। आंकड़े भी कोरोना से बिगड़ते हालात की गवाही देते हैं। बीते 24 घंटे की ही बात की जाए तो 58,952 नए मरीज सामने आए,
और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है गुजरात से, जहां पाकिस्तान की एक बड़ी नार्को टेरर साजिश का पर्दाफाश किया गया है। गुजरात एटीएस और कोस्ट गार्ड ने बड़ी कार्रवाई करते हुए समुद्र के रास्ते भारत की सीमा में दाखिल हुए 8 पाकिस्तानी नागरिकों को गिरफ्तार कर लिया है और इनके पास से 300 करोड़ की 30 किलो हेरोइन भी जब्त कर ली गई है। गुजरात के जाखू में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा के पास भारतीय इलाके में गुजरात एटीएस और कोस्ट गार्ड ने एक बड़ी कार्रवाई की है। पाकिस्तान से समुद्र के रास्ते 8 पाकिस्तानी नशे की इस बड़ी खेप को लेकर आ रहे थे और सीमा में जैसे ही दाखिल हुए कि जानकारी खुफिया एजेंसियों को पहले मिल गई और इसी के आधार पर कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान से आई नाव की घेराबंदी की गई और फिर नार्को टेरर साजिश का पर्दाफाश करते हुए 8 पाकिस्तानियों को गिरफ्तार कर लिया गया। बताया गया कि नशे की इस खेप से मिलने वाले रुपयों से आतंक फैलाने के लिए हथियार खरीदे जाने की पूरी तैयारी थी और आखिरकार एक बड़ी कार्रवाई हुई है और पाकिस्तान की साजिश एक बार फिर बेनकाब हुई है। पाकिस्तान ने जो नापाक मंसूबे पाले थे कि 300 करोड़ रुपए की इस नशे की खेप को पहुंचाया जाए और इस पैसे के जरिए वहां आतंक के लिए साजो सामान इकट्ठा किया जाए, लेकिन इससे पहले कि पाकिस्तान की मंसूबे परवान चढ़ते उन्हें धर दबोचा गया। पाकिस्तान के 8 लोग पकड़ लिए गए। इंटेलिजेंस को इसकी जानकारी पहले ही लग गई थी और उनकी नाव को चारों तरफ से घेर लिया गया और हेरोइन की इस बड़ी खेप के साथ 8 पाकिस्तानी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। आगे की पूछताछ उनसे की जा रही है, लेकिन प्राथमिक जानकारी से यह हासिल हुआ कि ये आतंकी गतिविधियों को बढ़ाने के लिए इस नशे की खेप को लेकर आए थे और इस पैसे का इस्तेमाल आतंक के लिए करने वाले थे।